दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2023 का। पता है आपको एग्जाम कैंसिल हो चुका है और नए पैटर्न पर सीएसपीसी के नए पैटर्न पर आधारित ये साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो होने वाले 100+ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम जैसे कि बिहार पुलिस के ही एग्जाम में चाहे वो मद निषेध हो या फिर आपका कांस्टेबल का सिपाही भर्ती का परीक्षा हो, वो परीक्षा उसमें पूछे गए ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन क्लासेस अपडेट इन्फॉर्मेशन रहे, जो भी पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा वो सारा कुछ आपको इसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा और पीडीएफ कैसे क्या मिलेगा वो भी आप समझ लीजिएगा, तो वीडियो पे बने रहेगा। यहाँ पे ये बिहार पुलिस कांस्टेबल सीएसबीसी के जो नया पैटर्न है उस पर आधारित ये साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो करने से पहले एक बार थम्स अप कर दीजिए। और मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक चीज़ काम करेंगे, मेरे बात ज़रूर मानिएगा। ओके, थोड़ा सा आपको लगेगा मेहनत होगा बट आप ये करिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा एग्जाम में, राइट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन के साथ साथ जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करते चलूँगा ना, वो आपको कॉपी और पेन, एक कॉपी और एक पेन आपको लेके बैठना है। जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे थे तो एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। और ये तो क्वेश्चन आपको पीडीएफ का सेम मिल जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा ये सब चारों ऑप्शन डिस्कस करूंगा, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस करूंगा, वो भी आपको नोट करते रहना है, शॉर्ट नोट बनाते चलना है। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन जो है ना, हर क्वेश्चन में आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो अच्छा खासा यहाँ पे क्वेश्चन आपका होने वाला है। ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 200 से ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये आप समझ लीजिए, कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा और साथ में नोट करते चलिएगा। ओके, क्योंकि पीडीएफ में आपको मिलेगा तो पीडीएफ आपको तो इतना ही मिलेगा ना, ये क्वेश्चन सेम इसी तरह के मिलेगा और जो ऑप्शन वाला है वो आप नोट करते चलिएगा। ओके, तो इतना बात जरूर मानिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस पीडीएफ से। ओके, इस क्लास से। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। एक बार जय माता दी बोल देंगे क्योंकि आज से स्टार्ट हुआ है नवरात्र और स्टार्ट करते हैं क्लास को, राइट। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है। ओके, चलिए, और क्वेश्चन जो भी होंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आपको बताना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एसिटिक अम्ल, दूसरा है आपका सेट्रिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, डी है मैथोनोइक अम्ल। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए मैं बता दूं फटाफट, जो आपका राइट आंसर होने वाला है, सिरका में जो आपका पाया जाएगा अम्ल वो पाया जाएगा आपके एसिटिक अम्ल। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा भाई साहब। ओके, चलिए, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल आपका जो होता है वो किस चीज़ में पाया जाता है, तो वो भी आपको नोट करते चलना है क्योंकि मैंने बोला है ऑप्शन भी डिस्कस करते चलेंगे। तो जो सिट्रिक अम्ल होता है ये आपका संतरा में आपको यह सिट्रिक अम्ल दिखाई देगा, राइट, संतरा में। तो ये आपको नोट करते चलना है भाई साहब। सिट्रिक अम्ल, संतरा हो गया, नींबू, मतलब जो भी खट्टे चीज़ है ना उसमें आपको ये दिखाई देते हैं, मतलब कि पाए जाते हैं, राइट। संतरा हो गया, नींबू, ये खट्टे चीज़ है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल आपको पता होगा, ये दही दूध होते हैं ना, उसमें आपको लैक्टिक अम्ल दिखाई देता है, राइट। तो ये आपको लिख लेना है। बाकी मैथोनोइक अम्ल की बात करें तो मैथोनोइक अम्ल आपका जो चिट्टी का डंक होता है, बिच्छू का डंक होता है, ये चिट्टी का डंक या फिर बिच्छू कह लीजिए, उसके डंक में आपको ना ये आपको मिलता है क्या चीज़? मैथोनोइक अम्ल। चलिए 1-2 और अम्ल की बात कर लूँ, जैसे कि आपका इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए थोड़ा सा मैं इमली में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। इमली में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। तो ये नोट कर लीजिएगा भाई, टार्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। उसके बाद बात करें हम टार्टरिक अम्ल के बाद, अगर बात करें यहाँ पे आपका टमाटर में, तो टमाटर में आपका जो पाया जाता है ना, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, राइट, ऑक्सैलिक लिख लीजिएगा, ऑक्सैलिक। ये आपका पालक में भी यही अम्ल पाया जाता है, राइट, पालक में। तो ये आपको नोट कर लेना है। बाकी आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ओके, और क्वेश्चन जरूर बताइएगा, ये आपके एग्जाम में आया था, जो भी बच्चे एक बार 2 एग्जाम दिए होंगे तो उनको जरूर पता होगा कि एग्जाम में आपके आया है कि नहीं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव
घट जाता है, बढ़ जाता है, या फिर दोनों होगा ऑप्शन, या फिर बढ़ या घट सकता है, या फिर परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको बताना है और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि आपका जो जल में घुलनशील नमक मिलाने पर जल का जो पृष्ठ तनाव है वो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर घट या बढ़ सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो घुलनशील नमक मिलाने पर जो आपका जल का पृष्ठ तनाव होता है ना, सरफेस टेंशन। इंग्लिश में जिसको नहीं पता होगा, थोड़ा डाउट आ रहा होगा, वो इसको मैं नोट कर देता हूँ। सरफेस टेंशन जो होता है ना, वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, राइट, इंक्रीज हो जाता है, तो लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर चलेंगे 3 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में दे रखा है कि अमीबा द्वारा द्विखंडन के दौरान कितने जनक की आवश्यकता होती है। तो अमीबा द्वारा द्विखंडन के दौरान कितने जनक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है 1, बी में दे रखा है 2, सी में दे रखा है 3 और डी में दे रखा है 4। ओके, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका अमीबा द्वारा द्विखंडन के दौरान कितने जनक की आवश्यकता होती है, तो 1 जनक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अभी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी, और फिर से वो क्वेश्चन आ चुका है कि पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था ना ये क्वेश्चन, तो फटाफट आपका इसका राइट आंसर दे दीजिए कि हम पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक, स्टार्ट्रिक और आपका सिट्रिक और लैक्टिक, ये सारा मैंने अभी डिस्कस किया था। ओके, तो फटाफट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पालक और टमाटर दोनों में होता है। सिट्रिक भी डिस्कस किया था अभी तुरंत ही, हाँ, और लैक्टिक भी डिस्कस किया है। ओके, चलिए तो बाकी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दे रखा है दाल में किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। ओके, तो दाल में किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत हो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है कैल्शियम, बी में दे रखा है लोहा, सी में दे रखा है विटामिन और डी में दे रखा है प्रोटीन, राइट। तो अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, दाल में जो पोषक तत्व अच्छा स्रोत है वो किस चीज़ का, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 6 में दे रखा है कि कौन सा यौगिक जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, राइट, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है इथेन, बी में दे रखा है ब्यूटेन, सी में दे रखा है मीथेन एंड डी आपका ऑप्शन दे रखा है प्रोपेन, राइट। यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, डी ऑप्शन जो यहाँ पे है ये प्रोपेन दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे चलिए, तो फटाफट बताइए भाई साहब कि कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बताना है। पहले मैं राइट आंसर बता देता हूँ। जो आपका मीथेन है ना, ये आपका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सूत्र भी आपसे पूछ लेता है। ओके, तो इसका जो सूत्र होगा ना, फॉर्मूला जो होता है वो आपको नोट करते चलना है भाई साहब। तो इथेन का जो आपका सूत्र होगा C2 लिख लीजिएगा, ये नोट करते चलिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको डिस्कस करते चल रहा हूँ, राइट। ब्यूटेन की बात करें तो C4 और यहाँ पे H10, ओके, ये नोट कर लीजिएगा। मीथेन का भी नोट कर लीजिए, मीथेन का CH4। उसके बाद प्रोपेन की बात कर ले तो यहाँ पे नोट करिएगा यहाँ पे H8, ओके। तो ये नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला भी आप नोट करते चलिएगा। क्यों? क्योंकि ये PDF में ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ ना, वो PDF में आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो ये आपको नोट करते चलना है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दे रखा है, पृथ्वी की परत में कार्बन प्रतिशत कितना होता है, मतलब कि कार्बन का कितना प्रतिशत जो है पृथ्वी की परत में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है 0.02%, बी में दे रखा है आपका 0.03%, सी में दे रखा है 2% एंड डी में दे रखा है 4%, राइट। तो चलिए फटाफट देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि पृथ्वी की परत में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो आपको नोट कर लेना है भाई साहब, जो आपका परत पाया जाता है वो 0.02% पाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है 3, बी में दे रखा है 4, सी में दे रखा है 5 और डी में दे रखा है 8। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि जो आपका कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो आपकी 4 होती है। और ये सारे ही क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। आप पहले एग्जाम दिए होंगे तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं दिए हैं तो बस जितना बताए उतना करते जाइए, ओके। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दे रखा है कि ध्रुव पर G का मान होता है। ध्रुव का मतलब पोल पे, राइट। ये ध्रुव पर जो नहीं समझते हैं ओके, वो पोल, ध्रुव का मतलब होता है पोल।
तो नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए में दे रखा है अधिकतम, बी दे रखा है न्यूनतम, सी दे रखा है बढ़ या घट सकता है, एंड डी में दे रखा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर दे दूं। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अधिकतम। ध्रुव पर जो होता है ना, जी का मान अधिकतम होता है, राइट। ओके, अगर हम आपसे पूछ ले आपका विषुवत रेखा पे, मतलब कि अब विषुवत रेखा पे ध्रुव पर मतलब पोल पे अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है यहाँ पे इक्वेटर पे, राइट। तो विषुवत बात करें तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, न्यूनतम होता है। ओके, तो ये विषुवत रेखा पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। ओके, एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ओके, तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान में क्या परिवर्तन आता है। तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर, चलिए घटने पर ही लिखिए, घटने पर जी का मान, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। अगर घूर्णन गति घटेगा तो सीधा सीधा समझिएगा, अगर घूर्णन गति घट रहा है तो जी का मान बढ़ जाता है। अगर घूर्णन गति आपका जो है वो बढ़ेगा, अगर घूर्णन गति जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, घूर्णन गति आपका अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका जी का मान क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे घट जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है दो क्वेश्चन। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए अच्छा लग रहा हो सेशन तो जरूर एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ग्रेफाइट का उपयोग होता है, ऑप्शन ए में दे रखा है पेंसिल बनाने में, बी दे रखा है परमाणु भट्टी में, एंड सी दे रखा है इलेक्ट्रोड के रूप में, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है कि जो आपका ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ग्रेफाइट का आपको पता होगा, पेंसिल जो हमारा दिखता है ना उसमें काला काला कलर का दिखाई देता है, वो हमारा ग्रेफाइट ही है। परमाणु भट्टी में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रोड के रूप में भी किस चीज़ का, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हो जाएगा ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में क्या दे रखा है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। दो ऑप्शन नीचे चला गया है तो पेशेंस है, घट या बढ़ सकता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पे 11 नंबर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो नोट कर लीजिए कि गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे मैं थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कस करते चलूँगा, काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपको नोट कर लेना है। तो गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है, और सी ऑप्शन में दे रखा है वही घट या बढ़ से घटेगा या फिर बढ़ेगा। ओके, और या फिर आपका डी में इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, घट या बढ़ लिख लीजिए। चलिए तो बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, फटाफट आपको राइट आंसर दे देना है। तो मैं आपको बता दूं, कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो आपका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होती है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जेट प्लेन किस सिद्धांत पर काम करता है। जेट प्लेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए में दे रखा है गति का तीसरा नियम, बी में दे रखा है गति का दूसरा नियम, सी में दे रखा है गति का प्रथम नियम, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जेट प्लेन किस सिद्धांत पर काम करता है वो आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, जो जेट प्लेन होता है वो किस नियम पे काम करता है, तो गति के तीसरे नियम पे काम करता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, गति का नियम तो सभी को पता होगा ना, गति का नियम आपको ऑप्शन में क्या करना है, मतलब कि कमेंट सेक्शन में आपको गति के प्रथम नियम का और दूसरे नियम का कोई, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दूं। गति के प्रथम नियम से ना आपका क्या मिलता है, क्या मिलता है जरूर बताइए, देखते हैं क्या बताते हैं बच्चे, आप भी बताइए, बाकी मैं आगे डिस्कस करूँगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा दे रखा है, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है पेरिस्कोप बनाने में प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है, राइट, किस गुण का उपयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा अपवर्तन, बी में दे रखा परावर्तन, सी में दे रखा प्रकीर्णन, एंड डी में दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस्कोप बनाने में किस गुण का उपयोग किया जाता है तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं परावर्तन, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ओके, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 14 नंबर, तो आपको नोट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र है। सूत्र वगैरह जो है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वो आपको बताना होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र है, ऑप्शन ए में दे रखा है NO2, ऑप्शन में NO3, डी सी में दे रखा है N2O एंड डी में दे रखा है NO, राइट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र जो होता है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। हम देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा NO। और मैं ऑप्शन मतलब कि कमेंट सेक्शन में नहीं चेक करूंगा, इसलिए नहीं चेक करूंगा क्योंकि आप लोग जो है ना, अगर मैं उसके चक्कर में पढ़ूंगा ना कमेंट में, तो मैं ये क्लास 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भी टाइम ख़राब हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिस्टर्ब करने भी आएंगे, सिर्फ कमेंट करने आते हैं, तो वो उनसे आप लोग दूर रहिएगा। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ओके, कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो आपको बताना है। कौन सा रक्त घटक जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन में दे रखा है RBC, बी में दे रखा है WBC, सी में दे रखा है दोनों एंड डी में दे रखा है प्लाज्मा। तो कौन सा रक्त घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, और 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो परिवहन करता है वो करता है RBC। ओके, RBC का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, RBC का रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल। ओके, अगर बात करें यहाँ पे WBC की तो वाइट ब्लड सेल। ओके, वाइट ब्लड सेल, ये भी आपको नोट कर लेना है। बाकी मैं कुछ और पॉइंट लिखवा देता हूँ प्लाज्मा से रिलेटेड। ओके, तो नोट कर लीजिए। चलिए, तो लिख लीजिए। जैसे कि RBC की बात करूँ तो RBC का जो आपका वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, मतलब कि साइंटिफिक जो नेम होता है वो क्या होता है, वो आपको नोट कर लेना है। तो मैं पहले RBC का लिखवा देता हूँ। RBC का वैज्ञानिक नाम जो होता है ना, वो आपका कहता है इरिथ्रोसाइट। तो नोट कर लीजिए, ये RBC का बता रहा हूँ, इसके बाद आपको बताऊँगा इरिथ्रोसाइट। अगर WBC की वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो WBC का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है, आप लिख लीजिए, वो होता है ल्यूकोसाइट, राइट, ल्यूकोसाइट। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ओके, और अगर बात करूं WBC, अगर मात्रा की बात करूं तो ये आपका शरीर में कितना 8 से 10,000 शरीर में आपके पाया जाता है। ये अगर मात्रा की बात करूं तो WBC आपके शरीर में 8 से 10,000 ये आपके पाया जाता है। अगर RBC की बात करूं तो RBC आपका जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका 4.5 से लेके 5.5 मिलियन। तो ये सब चीज़ें, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, आपको नोट करते चलने हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। और जो आपका RBC का जीवन काल होता है 120 दिन होता है, और WBC का जीवन काल जो होता है कितने दिन होता है, WBC का जो जीवन काल होता है ना, मतलब 2 से 4 दिन। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना। ओके, चलिए, यहाँ से मैंने लगभग आपको WBC RBC अच्छा खासा क्लियर कर दिया है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको बचेगा नहीं, जो आपके एग्जाम का लेवल है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा। ओके, वो आपको बताना है हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। तो चलिए, आपको यहाँ पे हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा 4%, बी 6%, सी दे रहा है 8% एंड डी दे रखा है 10%। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि हड्डियों में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा होती है वो 8% होती है, क्योंकि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 17 पे, और यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है लिथियम घनत्व होता है। लिथियम का जो घनत्व होता है कितना होता है वो आपको बताना है। कितना का मतलब कम होता है, ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है, वो आपको बताना है। एंड ऑप्शन आपके सामने इसी तरीके का दे रखा है, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, बढ़ता घटता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिथियम का आपको बताना है घनत्व भाई साहब। ओके, चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, लिथियम का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और लिथियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो लिथियम जो होता है ना, आपका सबसे हल्का भी होता है, राइट, सबसे हल्का। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, सबसे हल्का होता है और सबसे प्रबल अपचायक तत्व है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। तो वो भी आपको नोट कर लेना है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगर सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है तो सबसे प्रबल उपचायक कौन है, तो सबसे प्रबल उपचायक मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर देता हूँ।
फिर से लिख देता हूँ, सबसे प्रबल यहाँ पे उपचायक। अपचायक तो मैंने बताया ना, तो उपचायक की बात करें ना, तो उपचायक की बात करें तो उपचायक आपका हो जाएगा क्या चीज़, फ्लोरीन। और अपचायक सबसे ज़्यादा, अभी मैंने बोला आपको क्या चीज़, लिथियम। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 18 पे। और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते चल रहे हैं इसलिए क्योंकि जो आपका इससे क्वेश्चन आए ना एक्स्ट्रा इधर से उधर, तो आपको एग्जाम से बाहर ना आ जाए, मतलब एग्जाम इससे बाहर ना जाए। सबसे अधिक आयनन क्षमता होती है, ऑप्शन ए में दे रखा है आपका अल्फा किरण का, ऑप्शन बी दे रखा है एक्स किरण, सी में दे रखा है गामा किरण एंड डी में दे रखा है इन तीनों का। तो सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है वो आपको बताना है, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है। चलिए मैं आपको बता दूं, जो सबसे अधिक आयनन क्षमता होती है ना वो किस चीज़ का होता है, तो होता है अल्फा किरण का, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है, तो आपको वहाँ पे वेधन क्षमता किसकी होती है सबसे अधिक, तो यहाँ पे गामा किरण टिक करना होगा। ओके, वेधन क्षमता अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक, तो आपको गामा किरण टिक करना होगा। अल्फा किरण आपसे किससे सबसे अधिक आयनन क्षमता होती है। चलिए बात करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 19 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या दे रखा है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओके, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं तो वो आपको बताना है। स्टडी ऑफ किस चीज़ का, कोशिका, राइट। चलिए बताइए, चलिए भाई साहब, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है साइटोलॉजी, बी में दे रखा है ऑस्टियोलॉजी, सी में दे रखा है हेमेटोलॉजी एंड डी में दे रखा है माइक्रोबायोलॉजी। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, चलिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोलॉजी। तो कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ना वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो ऑस्टियोलॉजी है की बात करें तो ये स्टडी ऑफ बोन्स होता है, राइट, मतलब हड्डियों का अध्ययन। तो नोट कर लीजिए, स्टडी ऑफ बोन्स मतलब हड्डियों का अध्ययन, हिंदी वाले नोट कर लीजिएगा। हेमेटोलॉजी की बात करें तो जो आपका ब्लड का अध्ययन किया जाता है ना, स्टडी ऑफ ब्लड, उसका बारे में यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, हेमेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड्स। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, चलेंगे। अगर ब्लड के पीएच मान की बात करें तो कोई बताएगा क्या, ब्लड का पीएच मान मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, राइट। ब्लड का पीएच मान वो आपका होता है 7.4 और 7.4 है मतलब कि क्षारीय होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे किस पे, क्वेश्चन हम चलने वाले हैं आपका नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, सबसे भारी धातु कौन कौन सा है, तो फटाफट आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है ओस्मियम, बी में दे रखा है क्रोमियम, सी गैलियम और डी दे रखा है लिथियम। तो सबसे भारी धातु कौन सा है भाई साहब, तो सबसे भारी धातु इसमें है कौन सा, तो ऑस्मियम है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको नोट कर लेना है कि ऑस्मियम क्या है, सबसे भारी आपका धातु है, राइट, सबसे भारी मेटल है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। एंड क्वेश्चन नंबर सबसे मतलब 21 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। और 21 नंबर क्वेश्चन आपका, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, वो आपको बताना है कि सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए में दे रखा है फैबुला, बी में दे रखा है टीबिया, सी में दे रखा है फीमर एंड डी में दे रखा है अल्ना। चलिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे ये कहाँ हड्डी होती है भाई साहब, जो पढ़े नहीं होंगे वो, जो पढ़े होंगे वो तो पता होगा उनको। ओके, तो सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो ये आपकी टीबिया होती है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। कोई बताएगा क्या ये टीबिया कहाँ पाई जाती है, कहाँ होती है, मतलब शरीर में ही होती है हड्डी, ये कहाँ पे होती है। ओके, तो ये भाई साहब पैर की हड्डियाँ हैं, राइट। टीबिया जो है ना, घुटने के नीचे जो होता है ना वो टीबिया वही होता है, घुटने के नीचे जो वाला हड्डी होता है ना वो वही होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है, घुटने के नीचे वाला, और ये पैरों का हड्डी है, तो ये आपको नोट करना है। फैबुला की बात कर ले अगर, फैबुला जो आपका पिंडली जो बोलते हैं ना वो घुटने पे पिंडली, वही है फैबुला आपका। फीमर की बात करें तो फीमर किसे कहते हैं, और फैबुला एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, फैबुला जो होता है ना ये आपकी सबसे पतली हड्डी है। तो अगर आपसे कहा जाए तो यहाँ पे आपको नोट करिएगा, सबसे पतली हड्डी कौन सी है, तो फैबुला है, सबसे पतली हड्डी है क्या, फैबुला। टीबिया सबसे चमकीली है,
अगर बात करें फीमर, तो फीमर भी ये भी पैर में ही होता है, जांग का हड्डी है फीमर, राइट। और ये शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, लंबी व मजबूत हड्डी है। तो आपको नोट कर लेना है भाई साहब, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, और इसी तरह के क्वेश्चन मैं डिस्कस करते रहूँगा आपको, बस आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। ओके, चलेंगे अनुवांशिकी के पिता कौन है। और यहाँ से इस सेशन से ना आपको हर शिफ्ट में आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसका शिफ्ट बनेगा ना, हर शिफ्ट में, ये नहीं कि एक शिफ्ट में आ गया एक शिफ्ट में नहीं है, हर शिफ्ट में इस पीडीएफ से, इस सेशन से आपको मिलने वाला। अनुवांशिकी के पिता कौन है। ऑप्शन ए में दे रखा है अरस्तु, बी में दे रखा है लुईस पास्चर, सी में दे रखा है ग्रेगर जॉन मेंडल और डी में दे रखा है चार्ल्स डार्विन। आप लोग इसका आंसर बताइए, तो ये आपको बता दूं, ऑप्शन ए में दे रहा है अरस्तु, लुईस पास्चर, ग्रेगर जॉन मेंडल, और तो यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करूँ अरस्तु की, तो अरस्तु जो है ना आपके, ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी के पिता हैं। और इसे इंग्लिश में इन्हें अरिस्टोटल भी कहते हैं, तो कंफ्यूज ना होगा, अरिस्टोटल और अरस्तु एक ही नाम है भाई साहब, तो ये कंफ्यूज नहीं होता। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों ही कौन है, वो आपके अरस्तु हैं। ओके, तो फादर ऑफ जूलॉजी, यहाँ पे फादर ऑफ लिख लीजिएगा, और बायोलॉजी, ये दोनों के पिता कौन है, अरस्तु है। अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल भी बोलते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कंफ्यूज रहते हैं कि अरिस्टोटल अलग है अरस्तु अलग है, मतलब कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, चले अगर बात करें, एक इनकी किताब भी है, तो चले किताब का मैं हिस्टोरिया एनेमेलिया है किताब का नाम इनके, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बुक है इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, हिस्टोरिया एनेमेलिया। ओके, चलिए ये नोट कर लीजिएगा, इनकी बुक का नाम है। चलिए अगर लुईस पास्चर की बात करें ना, तो लुईस पास्चर ने क्या किया भाई साहब, कोई बताएगा क्या। लुईस पास्चर भी वैज्ञानिक है बायोलॉजी के। ओके, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, राइट, किसके, मॉडर्न बायोलॉजी के पिता हैं। ये थे बायोलॉजी के, ये है मॉडर्न बायोलॉजी के, तो ये आपको नोट कर लीजिएगा, मॉडर्न बायोलॉजी के पिता। ग्रेगर जॉन मेंडल मैंने बताया दिया अनुवांशिकी के पिता हैं। और अनुवांशिकी का इन्होंने जो खोज किया था ना, वो मटर के पौधों पर किया था, राइट, मटर के पौधों पर। ये भी आपसे पूछ लेता है किस पौधों पे उन्होंने प्रयोग किया था, तो मटर के पौधों पर। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन जो है ना, ये मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, सॉरी ये मॉडर्न नहीं होंगे। लुईस पास्चर जो है ना, माइक्रोबायोलॉजी के पिता हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये जो हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी के पिता हैं। ओके, ये आपके लुईस पास्चर माइक्रोबायोलॉजी के पिता हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये है मॉडर्न बायोलॉजी के, और ये अनुवांशिकी के मटर के पौधों पे, और ये इन्होंने ये दो हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। ओके, नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, और जो बता रहा हूँ ना साइड में वो नोट करते चलेगा। पेट में अम्लता के कारण होता है। ऑप्शन में दे रखा है पेट में दर्द, सिर में दर्द, सी में पूरे शरीर में दर्द, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को आप टिक कीजिएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट में दर्द। पेट में अम्लता के कारण क्या होता है, पेट में दर्द होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। और क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा दे रखा है कि गैसों का दाब जो होता है वो मापा जाता है, किस में मापा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे अल्टीमीटर, बी में दे रखा है एनीमोमीटर, सी में दे रखा है मैनोमीटर, एंड डी में दे रखा है कैरेटोमीटर। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है 24 का। तो मैं आपको बता दूं, जो गैसों का दाब मापा जाता है किस में मापा जाता है भाई साहब, वो मापा जाता है मैनोमीटर से। तो ये आपको नोट कर लेना, बाकी ऑप्शन भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। चलिए अल्टीमीटर की बात करें तो अल्टीमीटर से आपका ऊंचाई मापा जाता है, तो ये आपको नोट कर लीजिएगा, ऊंचाई। एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर आपका वायु की गति को मापा जाता है, वायु की गति को। मैनोमीटर गैसों का दाब हो गया। कैरेटोमीटर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सोने की शुद्धता, जो आपका गोल्ड होता है ना, उसकी शुद्धता मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक होता है आपका किस चीज़ का, पॉलीग्राफ, आपको पता ही होगा, पिक्चर वगैरह देखते हैं तो पता होगा, झूठ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक नोट कर लीजिएगा यहाँ पे फैदोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करते चलो। फैदोमीटर, तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो ये आपको नोट कर लीजिएगा, समुद्र की गहराई। ओके, समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है। अल्टीमीटर ऊंचाई हो गया। अगर बात करें प्रकाश की तीव्रता की, तो वो भी नोट कर लीजिएगा, प्रकाश की तीव्रता जो मापी जाती है वो आपके लक्स मीटर में,
लक्स मीटर में प्रकाश की तीव्रता। तो फटाफट नोट कर लीजिएगा भाई साहब, जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताते चल रहा हूँ। ओके, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पर चलेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है, वो आपको बताना है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? दाद, खाज जो होते हैं, उसके बाद आपका दमा, दाद, खाज, दमा और इनमें से सभी, राइट। तो चलिए बताइए कौन सा रोग जो होता है कवक के कारण होता है? दाद, खाज, दमा और डी में दे रखा है सभी। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका कवक के कारण रोग होता है वो इनमें से सभी होता है क्या भाई साहब? जी हाँ, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत भी आपका होता है, खाज भी होता है, दमा भी होता है। एक इसका ट्रिक भी है, मैं छोटा सा आपको देना चाहूँगा ज़रूर यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको ट्रिक लिख लेना है, जो कवक के कारण जो रोग होते हैं ना, फंगल डिजीज़, कवक से जो रोग होते हैं ना फंगल डिजीज़, आपको नोट कर लेना है यहाँ पे ब्रैकेट में। ओके, चलिए फंगल डिजीज़। ओके, चलिए तो कवक के कारण जो रोग होता है ना, आपको नोट कर लेना है गंजा, दमाद। चलिए मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ ठीक से, थोड़ा सा ठीक आप लिख लीजिएगा। गंजा, दमाद, खाए फ्रूट। तो गंजा से गंजापन जो आपका होता है ना, ये आपका होता है कवक के कारण। दमा से दमा लिख लीजिएगा, और द से दाद लिख लीजिएगा, और खाए से लिख लीजिएगा खाज, और फ्रूट से लिख लीजिएगा एथलीट फूड। ये जो रोग होते हैं ना, ये आपके कवक के कारण होते हैं, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। केंद्रक की खोज किसने की, वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन एक में दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन, डी में दे रखा है कार्ल लोहमैन, सी में दे रखा है कार्ल लिनियस, और डी में देखा है चार्ल्स डार्विन। ओके, चार्ल्स डार्विन मैंने आपको बताया था। चलिए तो तीन ऑप्शन आपको बताइए, तो तीन ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर कौन हो जाएगा नहीं बताइए। चलिए फटाफट, तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन चीज़ रॉबर्ट ब्राउन। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। और इन्होंने जो खोज किया था ना 1831 ईस्वी में किया था, तो ये नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे कार्ल लिनियस की बात करें तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, छोड़िए इसको यहाँ से। इस तरीके से कार्ल लिनियस की बात करें तो ये है किस चीज़ के पिता है? मॉडर्न बोटनी के, मॉडर्न बोटनी। डार्विन मैंने बताया ही था आपको, मॉडर्न बायोलॉजी। तो ये नोट कर लीजिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 27 पे। पदार्थ की पांचवी अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ओके, चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था दो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन चौथी और पांचवी, चौथी अधिकतर पूछ लिया गया है, तो अब पांचवी अधिकतर पूछा जाता है। तो वो बाकी दोनों कोई भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन इधर ठोस, द्रव, सी प्लाज्मा, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है जो आपके पदार्थ की पांचवी अवस्था है। चलिए तो मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इनमें से कोई नहीं होगा। और ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चौथी अवस्था है। और पांचवी जो है वो आपका BEC, बोस आइंस्टाइन, ये आपको नोट कर लेना है। और BC का फुल फॉर्म आप कंप्लीट आपको बताइए कमेंट सेक्शन में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस चीज़ पे? तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम किस चीज़ पे भाई साहब? 28 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल रखा था एक दिन। पानी का क्वथनांक बिंदु है, ऑप्शन ए में दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, बी दे रखा है 200 डिग्री, 300 डिग्री सेल्सियस, एंड डी दे रखा है 400 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको बता दूं जो पानी का क्वथनांक होता है वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है वो आपको बताना है। तो मेरे ख्याल से ये सभी को पता होना चाहिए। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन, किसका विचलन, किस रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है, राइट। डेविएशन जो होता है वो सबसे कम होता है किस रंग का है? विचलन का मतलब डेविएशन होता है, तो आपको नोट कर लीजिएगा। ये किसी बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा, ओके, डेविएशन मतलब विचलन। तो ऑप्शन ए में दे रखा है हरा, पीला, लाल और बैगनी। तो मैं इसका एक ट्रिक भी है, आपको याद हो, बहुत सारे बच्चे, बहुत टीचर पढ़ाए भी होंगे और कुछ लोग को याद नहीं भी होगा, तो मैं लिख देता हूँ। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसलिए आप देखते हैं ना कि रोड वगैरह पे या फिर ट्रेन वगैरह जो होता है ना, वहाँ पर लाल कलर ही दिखाई देता है। क्यों? लाल कलर कहीं विचलित होता ही नहीं, वो दूर से भी लाल ही दिखाई देता है, समझे ना। तो इसलिए ट्रैफिक वगैरह पे लाल रंग का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है रुकने के लिए, ओके, क्योंकि दूर से ही दिखाई दे देता है।
तो लाल रंग। बाकी मैं इसका ट्रिक लिख देता हूँ, विबग्योर, राइट। क्या लिख दूंगा? विबग्योर। तो आपको नोट कर लेना है। चलिए भाई, विब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके, ओके। ओके, तो ये लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ओके। और यहाँ पे सबसे अधिक विचलन किसका होता है? इसका होता है सबसे अधिक डेविएशन वैगनी का, और सबसे कम विचलन लाल रंग का। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर बाकी और ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। और क्वेश्चन नंबर 30 नंबर हमारा देखा है अवतल लेंस की शक्ति होती है, ओके। वो आपको बताना है कि अवतल लेंस की शक्ति कैसी होती है, मतलब कि पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन, जैसी आपको बताना। अवतल लेंस की शक्ति होती है, आपको पावर बताना अवतल लेंस का। ऑप्शन में दे रखा है कॉनकेव बोल रहा हूँ, धनात्मक, बी दे रखा है ऋणात्मक, सी दे रखा है दोनों, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूँ अवतल लेंस की शक्ति जो होती है ना वो ऋणात्मक होती है। अगर यहीं से उत्तल लेंस की बात करता है ना तो उत्तल लेंस की आपको धनात्मक होती है। तो ये अभी आपको नोट कर लीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। निकाय का गति का जड़त्व निर्भर करता है। निकाय का गति का जड़त्व किस पे निर्भर करता है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर है आपका 31। हम देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो निकाय का गति का जो जड़त्व होता है, ऑप्शन ए आयतन, वेग, बल एंड द्रव्यमान। तो द्रव्यमान पे ही आपका निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर। बाकी सेशन अच्छा लग रहा हो लाइक एंड शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इसको टाइप करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। और सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? वो कितना होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, बी दे रखा है 37.5, सी 47 डिग्री एंड डी दे रखा है 97 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो सामान्य मनुष्य जो होता है, सामान्य मानव जो होता है, उनके शरीर का जो तापमान होता है वो आपका सेल्सियस में बात करें तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ओके। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे, मतलब कि ग्रह पृथ्वी से छोटा है, वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है शुक्र, बी में दे रखा है शनि, सी में दे रखा है बुध और डी में दे रखा है मंगल। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि हमारे सौर मंडल में जो हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ पे जो पृथ्वी सबसे, मतलब पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए भाई साहब, ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है और देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करना है, बताना आपको कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। ओके, ऑप्शन ए में सोरोलॉजी, बी दे रखा है डेंड्रोलॉजी, सी में दे रखा है आपको एंटोमोलॉजी एंड डी में दे रखा है सेरिकल्चर। चलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे आप नोट करिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कीटों का अध्ययन जो होता है ना वो आपका एंटोमोलॉजी होता है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है भाई साहब। ओके, फटाफट। अगर यहाँ पे बात करें जैसे ऑप्शन में दे रखा है सोरोलॉजी, तो सोरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब सोरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो सोरोलॉजी जो होता है ना छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है, छिपकलियों का अध्ययन। ओके, अगर डेंड्रोलॉजी की बात करें तो डेंड्रोलॉजी जो होता है ना वो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, तो ये आपको नोट करते चलना है। अगर बात करें यहाँ पे सेरीकल्चर की, तो सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर जो आपका हो जाएगा ना यहाँ पे, वो भी आपको नोट कर लेना है। सेरीकल्चर क्या होगा? तो सेरीकल्चर रेशम कीट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सेरीकल्चर और एंटोमोलॉजी में कंफ्यूज होंगे। एंटोमोलॉजी पूछेगा तो कीटों का अध्ययन, और सेरीकल्चर बोलता है मतलब रेशम कीट। रेशम कीट का अध्ययन जो होता है सेरीकल्चर होता है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर एक दो और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ, मत्स्य पालन जो होता है ना वो मत्स्य मतलब मछली वाला, तो वो बोलते हैं पीसी कल्चर। नोट कर लीजिए भाई साहब फटाफटा। कौकों का अध्ययन अगर पूछ ले तो, कौकों का अध्ययन पूछ ले तो माइकोलॉजी। माइको और फाइको में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। माइकोलॉजी आपको नोट करना है कौवक। अब फाइकोलॉजी कब होता है? शैवाल। शैवाल कहेगा तो वो होता है फाइकोलॉजी। ओके, तो फाइकोलॉजी ये आपका होता है। ओके, चलिए बाकी आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका
35 गुर्दे का भार होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 35 में गुर्दे का भार आपको बताना है। ऑप्शन ए दे 140 ग्राम, बी में दे रखा है 160 ग्राम, सी 180 ग्राम एंड डी में दे रखा है 200 ग्राम। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 140 ग्राम, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, उत्तल दर्पण के उपयोग आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहनों के साइड मिरर में, बी में दे रखा है सोडियम रिफ्लेक्टर के लैंप में, एंड डी में, सी में दे रखा है दोनों, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आपका साइड मिरर में भी किया जाता है और आपका किसमें, आपका सोडियम रिफ्लेक्टर में भी किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ पे आपसे पूछ ले कि उत्तल दर्पण से जो आपका प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल दर्पण से यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है, बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो वो होता है आभासी। ये भी नोट कर लीजिए, आभासी व सीधा। चलिए फटाफट ये आप नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें अवतल दर्पण का उपयोग बता दें क्या। चलिए अवतल दर्पण का थोड़ा सा उपयोग यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे हम देख लेते हैं। राइट, तो फटाफट आपको नोट कर लेना है। आपका सेविंग ग्लास के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है ना सैलून वगैरह में, वो देखिएगा तो वो आपका होता है किस चीज़, शेविंग जो आपका ग्लास होता है, मतलब शेविंग ग्लास, मतलब दाढ़ी बनाने वगैरह के लिए। दूसरा है आपका वाहन का जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट जो वाहन का होता है ना, उसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो आपका सर्च लाइट देखे होंगे आप, सर्च लाइट होता है ना, उसमें भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। और डॉक्टरों के द्वारा जो आपका आँख कान नाक चेक किया जाता है ना, वो भी आपका किस चीज़ के, डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, आँख नाक चेक। और पांचवा जो उपयोग है आपका सोलर कुकर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है, 5 उपयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको देके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये। और दूसरा आपका मैंने बताया जो आपका क्या चीज़, आपका क्या चीज़, उत्तल दर्पण का 2 उपयोग। ओके, चलिए तो आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 37 पे। ओके, 37 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन में दे रखा है पोटासियम, बी सोना, सी चांदी एंड डी दे रखा है लोहा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्वेश्चन नंबर है 37। और 37 का देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं सबसे अधिक अगर अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका पोटासियम। अच्छा, पोटासियम का सिंबल कोई बताएगा क्या, तो होता है के। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ओके, अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 38, और क्वेश्चन नंबर हमारा 38 में देखा है एलपीजी का मुख्य घटक है। ओके, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है आपको बताना। ऑप्शन है प्रोपेन, बी मीथेन, सी दे रखा है इथेन एंड डी में दे रखा है ब्यूटेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, और 38 मतलब कि आपका ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। और इन चारों का सूत्र मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, तो वो भी आपको याद रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में हमारा क्या दे रखा है कि द्रव ताप बढ़ाने पर, द्रव का जो होता है ना ताप बढ़ाने पर क्या होगा, मतलब पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है मतलब घटता है, इंक्रीज करता है बढ़ता है। एंड सी में दे रखा है दोनों, एंड डी में दे रखा है कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो द्रव का जब ताप बढ़ाएंगे ना तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो उस समय हमारा जब ताप बढ़ाएंगे तो द्रव का पृष्ठ तनाव, फटाफट बताइए, वो आपका घट जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने बताया द्रव का ताप बढ़ाने पर, और यहाँ पे द्रव की श्यानता पूछ रहा है, और यहाँ पे द्रव का ताप बढ़ाने पर पूछ रहा है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए दोनों मैंने साथ में लिख दिया है। तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता, ऑप्शन ए है घट जाती है, बी है बढ़ जाती है, सी दे रखा शून्य हो जाती है, एंड डी बढ़ या घट सकती है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 40, और 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो होने वाला है आपका क्या चीज़, जल्दी बताइए, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राइट, कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में। पहले मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको घट जाती है, आपको नोट कर लेना है। राइट, द्रव की श्यानता जो है घट जाती है। अगर यही आपसे पूछ लेता, गैस की श्यानता पूछ लेता ना, सेम क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता पूछता, तो गैस की अगर पूछता ना तो वो बढ़ जाती। तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा भाई साहब। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैंने इधर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटासियम है, और सबसे कम पूछेगा ना तो सबसे कम आपका सोना हो जाएगा।
कम अपक्रियाशील धातु सोना और सबसे अधिक पोटासियम। ओके, चलिए मैंने याद आया तो मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ। क्वेश्चन नंबर चलेंगे, हाइड्रोजन बंध किसके 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 में पाया जाता है, किसके में पाया जाता है। ओके, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, हाइड्रोजन बंध किसके में पाया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। हाइड्रोजन बंधन किस में पाया जाता है वो बता दूं। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये गलत दे रखा है, ये तीनों में आपका हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किस में होती है वो आपको बताना है। राइट, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में होती है, तो मैं आपको बता दूं सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में, ऑप्शन ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ऑक्सीजन एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो होती है आपका क्लोरीन में, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस वर्ग का तत्व है, तो 7A का तत्व है। वर्ग जो आपका है ना वो 7A का है ये तत्व। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको नोट कर लेना है यहाँ पे जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को ये मेरे ख्याल से पता होना चाहिए परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिया था। राइट, तो ये आपको नोट कर लेना है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। आपसे पूछ ले कि जेम्स चैडविक ने किया था, क्या था, मतलब ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन की खोज, तो जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। ओके, न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन का आपका जे थॉमसन हो जाएंगे। ओके, जे थॉमसन। ओके, चलिए बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन में। आर्द्रता ह्यूमिडिटी ह्यूमस जो होता है ना, आर्द्रता घटाने पर वायु में ध्वनि की गति, ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी है घटती है, सी दे रखा है दोनों, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आर्द्रता घटाने पर क्या होता है, वायु में जो ध्वनि की गति होना है, साउंड की जो गति होती है वो क्या होती है, घटेगी, बढ़ेगी या फिर दोनों हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ध्वनि की गति जो होता है आर्द्रता घटने पर घटती है। ओके, चलिए अगर दूध का पीएच पूछ लिया जाए आपसे तो क्या बताइएगा, तो चलिए बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान, ऑप्शन ए दे रखा है 6, 6.4, 6 सी में दे रखा है 6.5 एंड 7 डी में दे रखा है 7.4। तो दूध का पीएच मान कितना होता है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं दूध का जो पीएच मान होता है 6.4, क्योंकि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं पीएच मान यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ पे जो आपका होने वाला है, जैसे कि 7.4 किसका होता है, 7.4 होता है आपका ब्लड का, मैंने आपको बताया भी था। 6 किसका होता है, 6 पीएच मान ये आपका मूत्र का जो पेशाब होता है ना उसका पीएच मान। 6.5 किसका होता है, ये आपका लार का जो होता है ना वो आपका होता है, सलाइवा का आपका 6.5 होता है। ओके, बाकी और मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा फटाफट जल्दी में। शराब का आपसे पूछ ले, शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान 2.8 होगा। सिरका का पीएच मान पूछ ले तो सिरका का आपका 2.4 होगा। नींबू का आपसे पूछ ले तो नींबू का आपका जो होने वाला है 2.2 होगा। सारा मैंने डिस्कस कर लिया। एक आपसे पूछ लेता है समुद्री जल का, समुद्री जल आपसे पूछ ले तो समुद्री जल अगर आपसे पूछ ले तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 और ये आपको नोट कर लेना है। ओके, तो चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। और वस्तु से बड़ी आभासी छवि प्राप्त की जा सकती है, वो किस में प्राप्त की जाएगी वो आपको बताना है। ए दे रखा है उत्तल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल और डी दे रखा है गोलीय दर्पण। तो वस्तु से बड़ी आभासी छवि प्राप्त की जाती है, किस में प्राप्त की जाती है वो आपको बताना है। तो वस्तु से बड़ी अगर आभासी छवि प्राप्त करना है तो उसको आपको इस्तेमाल करना होगा अवतल दर्पण का, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पे। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है वो आपको बताना है। कोशिका की आत्मघाती थैली, ऑप्शन में देखा है राइबोसोम, बी अग्नाशय, सी कोशिका भित्ति एंड डी दे रखा है लाइसोसोम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आपको कहते हैं लाइसोसोम की, क्योंकि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया, बहुत इजी भी है। ऑप्शन ए अल्मोनियम, बी लोहा, सी चांदी, डी दे रखा है पानी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चांदी। और चांदी का जो आपका क्या होता है, सूत्र जो होता है सिंबल AG से डिनोट करते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। वृत्तीय गति किसके बिना संभव नहीं है, तो वृत्तीय गति किसके बिना संभव नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा विकेंद्रीय बल, बी दे रखा अपकेंद्रीय बल, सी दे रखा है दोनों, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं।
तो फटाफट बता दीजिए कि क्या होगा राइट आंसर। तो वृत्तीय गति किसके बिना संभव नहीं है, तो होता है अभिकेंद्रीय बल के बिना ना भाई साहब वृत्तीय गति संभव नहीं है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। जी से रिलेटेड मैंने 4-5 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन ये भी। पृथ्वी की सतह है, मान लीजिए सतह है, ऊपर जाते हैं तो जी का मान और नीचे जाते हैं तो जी का मान। तो ऊपर जाएंगे जी का मान तब भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और नीचे जाएंगे तब भी आपका डिक्रीज होगा। मतलब सीधा सीधा कहे तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए या नीचे आइए, दोनों कंडीशन में आपका जी का मान जो होता है वो क्या होता है, वो आपका घटता है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 51 हमारा दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो घरों में चूना पोतने में, बी में दे रखा है गारा एवं प्लास्टर बनाने में, सी दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर में, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो चलिए बता दूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, हाइड्रोक्साइड, इसका सभी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, और जो अम्ल का जो जलन वगैरह होता है ना, तो उसमें मरहम पट्टी करने में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। रखे, चलिए तो चलिए इसका हो गया। अब इसका एक सूत्र भी होता है, वो नोट कर लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Ca, इस तरीके से Ca, और यहाँ पे ब्रैकेट में OH और यहाँ पे 2। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे चलते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है CaOH2। ओके, और ऑप्शन बी में दे रखा है आपका Na, क्या दे रखा है भाई साहब, मैं देख लूँ, NaOH, सी में MgOH2 एंड डी में देखा NaHCO3। तो चलिए पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, ओके, क्योंकि मैंने अभी बताया था उसका, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। तो इन तीनों में आपको बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे, जो आपका कौन सा होगा, NaOH, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। राइट, तो आपको नोट कर लेना, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसका अन्य नाम एक पूछ ले कास्टिक सोडा का, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। राइट, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, किसी नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, इसी तरीके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने बताया ना प्रीवियस ईयर, वो आपको एग्जाम कहाँ मिलेंगे, PDF, महा PDF लीजिएगा तो मिलेगा। अदरवाइज ये कीजिए, बहुत आपको हेल्प यहाँ पे मिलने वाला है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था वो आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। स्लाइडेन स्वान एंड डी, नॉन ऑफ दीज। तो स्लाइडेन एंड स्वान हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है क्लोरीन गैस, बी फ्लोरीन, सी दोनों एंड डी दे रखा है नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस है फूलों का रंग उड़ा देती है, तो आपको बताना है भाई साहब। तो कौन सी गैस है ऐसी जो फूलों का ही रंग उड़ा देती है, तो आपको नोट कर लेना है, वो है आपका क्लोरीन गैस। ओके, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे। सबसे प्रबल अपचायक तत्व है, मैंने प्रबल अपचायक और प्रबल आपका दोनों वहाँ पे डिस्कस किया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है, सोडियम, हीलियम, लिथियम एंड नाइट्रोजन, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। राइट, किया है कि नहीं बताइए, तो फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे। पंच संयोजी अपद्रव्य है, तो कौन सा पंच संयोजी अपद्रव्य है, तो उसे क्या कहते हैं, दाता कहते हैं, मतलब डोनर, ग्राही कहते हैं, एक्सेप्टर जो होता है, सी दोनों एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि नॉन ऑफ दीज। तो पंच संयोजी अपद्रव्य जो होते हैं उसे क्या कहते हैं भाई साहब हम लोग, तो उसे डोनर कहते हैं, मतलब कि दाता कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है भाई साहब। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 57 में सबसे अधिक वेगन क्षमता, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था जब मैंने आयनन क्षमता डिस्कस किया था। आयनन क्षमता अगर पूछे तो सबसे अधिक आयनन क्षमता आपका अल्फा किरण का होता है, तो ये आपको नोट कर लेना, और गामा किरण का होता है वेगन क्षमता सबसे अधिक, मैंने डिस्कस कर लिया था आपको। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, और क्वेश्चन 58 ऑप्शन ए दे रखा शक्ति, बी ऊर्जा, सी आवेग एंड डी दे रखा है बल, मतलब कि फोर्स। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर अगर पूछेगा ना, मतलब कि सीधा सीधा कहे तो इसका फॉर्मूला होता है कार्य करने की दर, मतलब कि P/W/T, मतलब कि सीधा सीधा कहे तो शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर
59 पे। कृत्रिम होते हैं ना, आर्टिफिशियल जो होते हैं ना, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं सैटेलाइट, आपका जो किसकी परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन ए उपग्रह, बी ग्रह, सी तारा एंड डी तीनों। ओके, कृत्रिम उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको नोट कर लेना है, स्थायी चुंबक, ओके, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ऑप्शन ए है इस्पात मतलब स्टील, नरम लोहा सॉफ्ट आयरन, सी दे रखा है दोनों एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका किस चीज़ का? वो आपका इस्पात का मतलब स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अगर नरम लोहा की बात करें तो ये आपका अस्थायी, अगर पूछे ना अस्थायी, तो अस्थायी चुंबक आपसे पूछ ले तो आपको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा नरम लोहा। अगर स्थायी पूछे परमानेंट मैग्नेट तो इस्पात मतलब स्टील। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है वो आपको बताना है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, और भी ऑप्शन है यहाँ पे पीनियल और टू और लार ग्रंथि। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है इसका, कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है भाई साहब। ओके, तो मैं आपको बता दूं, शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो आपकी पीयूष ग्रंथि है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, राइट। तो ये क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को कमांड करता है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये भी आपको नोट कर लीजिएगा। ओके, और ये आपका छोटी ग्रंथि, अगर यहाँ पे ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, तो ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके, और ये सभी ग्रंथि को कमांड करता है, इसलिए मास्टर ग्रंथि या फिर मुख्य ग्रंथि कहते हैं इसे, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके, मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि, मुख्य ग्रंथि आपको ध्यान में रखना। और इसको कौन कमांड करता है? पीयूष ग्रंथि को। इसको कौन कमांड करता है? तो इसको कमांड करता है हाइपोथैलेमस कमांड करता है, राइट। तो वो भी नोट कर लीजिएगा, हाइपोथैलेमस इसको कमांड करता है, ये सभी को कमांड करता है, और पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस कमांड करता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 62 पे। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान तो मैंने अभी डिस्कस किया बहुत चीज़ों का, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है 6 से 7, बी 7 से 8, डी सी दे रखा है 8 से 9 एंड डी दे रखा है आपका 9 से 10। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा क्या चीज़? 7 to 8, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 63, और छोटी आंत की लंबाई आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका ऑप्शन ए में दे रखा है आपका ऑप्शन ए में दे रखा है 15 फीट, बी 18, सी 22 फीट एंड डी दे रखा है 24 फीट। तो आपको बताना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 फीट, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है भाई साहब। एंड चलिए, और बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, और एक क्वेश्चन के साथ मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे चलिए मैं आपको लगभग क्वेश्चन लास्ट में काउंट करेंगे। दूध का पाचन कौन सा एंजाइम विकार होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। और इस क्वेश्चन का सबसे पहले राइट आंसर जो भी देगा उसका फ़ोटो ऐप पे लगाया जाएगा, परमजीत क्लासेस ऐप पे कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे, और सबसे पहले आंसर देना है, राइट। सबसे पहले वो कब? जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तब आपको आंसर देना है। किस चीज़ में? आपको कमेंट सेक्शन में। ओके, उसका फ़ोटो ऐप पे लगेगा, और परमजीत क्लासेस ऐप पे, और कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पे भी लगेगा नाम और फ़ोटो के साथ। ओके, चलिए, सेब में कौन सा अम्ल होता है वो आपको बताना है। सारा लगभग मैंने डिस्कस कर ही लिया था, एक ही बच गया था, तो वो मेरे ख्याल से आप टिक कर देंगे। सेब में अम्ल जो पाया जाता है वो मौलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और एस्टिक मैंने डिस्कस किया था, सिट्रिक मैंने डिस्कस ही किया था, और लैक्टिक मैंने डिस्कस कर ही लिया था। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर, श्रव्य तरंगों का प्रास कितना होता है वो आपको बताना है। और यहाँ पे तो ऑप्शन दे रखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, 20 हर्ट्ज से कम, बी में लिख लीजिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, नीचे होगा ऑप्शन, यहाँ पे है। चलिए नोट कर लीजिए, श्रव्य तरंगों का प्रास कितना होता है वो आपको नोट कर लेना है। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, एंड डी में दे रखा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज।
2000 हर्ट्ज। थोड़ी कंफ्यूज हो जाइएगा, मैं भी हो गया तो आप भी कंफ्यूज हो। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ये श्रव्य तरंग है, राइट, जो हम सुन सकते हैं, राइट, श्रव्य है। तो ये आपको नोट कर लेना है भाई साहब, श्रव्य तरंग है, ओके। अगर प्राश्रव्य की बात कर ले तो, प्राश्रव्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा वो बताइए जल्दी से। आपको बता दूं प्राश्रव्य तरंग जो होगा ना 20,000 से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो है ना, ये आपका प्राश्रव्य तरंग होगा, ओके, प्राश्रव्य तरंग है। और ये हो जाएगा आपका, और प्राश्रव्य तरंग हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं, ये कुत्ता बिल्ली चमगादड़ वगैरह ये सुन सकते हैं, ये कुत्ता बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये कुत्ता बिल्ली चमगादड़ वगैरह श्रव्य तरंग हमारे कान सुन सकती है। अगर अश्रव्य की बात करें तो ये आपका अश्रव्य हो जाएगा, ओके ओके। तो ये नोट कर लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, ओके। चलेंगे, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है वो आपको बताना है भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे उच्च कोटि का कोयला, सबसे उच्च कोटि का कोयला, ऑप्शन ए है पीट कोयला, बी लिग्नाइट, सी एंथ्रासाइट एंड डी दे रखा बिटुमिनस। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, पीट कोयला, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एंथ्रासाइट होता है ना, तो ये आपका सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। अगर इसमें हम पूछ ले आपसे कि आपका जो कितना होता है, ये इसमें अगर हम कार्बन की मात्रा पूछ ले कितना प्रतिशत होता है, तो आपको बताना होगा, और वो क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है एंथ्रासाइट में, तो ये 85% से ना ऊपर की, ये 85% प्लस, मतलब ज़्यादा। अगर पीट कोयला, तो पीट कोयला ये सबसे मतलब कि खराब कोयला माना जाता है, इसे जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है, और निम्न कोटि का कोयला है ये पीट कोयला। इसमें आपका 50 से 60% कोयला मतलब कार्बन की मात्रा होती है, 50 से 60%। लिग्नाइट कोयला की बात करें तो इसमें 65 से 70%, 65 से 70। और एंथ्रासाइट जो होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 85% प्लस होता है। और बिटुमिनस 70 से आपका 85%। और जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं, यूज करते हैं मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिटुमिनस का, जिसमें 70 से 80% होता है आपका कोयला, वो हम लोग यूज करते हैं। 70 से 85, 70 से ये 85 होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग यूज करते हैं घरेलू उपयोग में। चलिए बात करेंगे, सिगरेट लाइटर में उपयोग होता है, किस चीज़ का प्रयोग होता है वो आपको बताना है। सिगरेट लाइटर में उपयोग होता है, ऑप्शन ए दे रखा है एलपीजी का, ब्यूटेन, सी पेट्रोल, डी मीथेन। तो पता है भाई साहब, एलपीजी का तो गैस सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं, और सिगरेट लाइटर में बहुत लोग इस पर भी टिक करेंगे, बट ये आपका गलत आंसर होगा। ब्यूटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने ये मतलब बता दिया, और इसका फॉर्मूला में मैंने ब्यूटेन का बताया है। देखते हैं कौन बताता है कमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 पे आ चुके हैं हम लोग। चूहा विष के रूप में प्रयोग होता है, और ये आपको बताना है चूहा विष के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में जिंक क्लोराइड, बी में दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, सी में दे रखा है जिंक, एंड डी में दे रखा है जिंक फॉस्फाइड। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि चूहा विष के रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चूहा विष के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है आपका क्या, जल्दी बताइए भाई साहब जल्दी से। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, जिंक क्लोराइड। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, और क्वेश्चन नंबर 70 है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, वो आपको बताना है, ओके। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, और विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो रतौंधी आपका जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, तो ये आपको नोट कर लेना है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से आपका जो होता है विटामिन सी स्कर्वी, और विटामिन डी रिकेट्स, तो ये नोट कर लेना है। और रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता है, कमी के कारण नहीं जमता है रक्त का थक्का, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सारा ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, लगभग 1 घंटा प्लस आपका क्लास हो चुका है। और ये थैंक यू फॉर वाचिंग, आपके वीडियो को देखने के लिए, एंड डू लाइक शेयर प्लीज़। और बिहार पुलिस की बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। एंड फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री में स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, परमजीत क्लासेस ऐप पे। तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से फटाफट, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका PDF भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा, तो परमजीत क्लासेस ऐप पर ही आपको मिल जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा तो आपको वहाँ पे ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि ये दे रखा है, सेम इसी तरीके का आपको क्वेश्चन जो है सेम यही PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आपको फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिलते रहेगा, तो वहाँ पे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए परमजीत क्लासेस ऐप। एंड आपका स्कोर कितना रहा, और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिखा था और हमने 70 क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस किया। तो 70 क्वेश्चन डिस्कस किया, हर क्वेश्चन को मैंने 3-3 बार 4-4 बार, मतलब 3-3 सारे ऑप्शन को मैंने
क्लियर करते चला है, तो एक क्वेश्चन में अगर कम से कम देखा जाए ना तो 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, राइट। तो 77 गुने 3 आप देख सकते हैं 210, मतलब कि 200 प्लस ही क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, तो ये आप समझ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड ऐसे ही रेगुलर क्लासेस आपको मिलते रहेगा जीके जीएस के स्पेशल के लिए, बिहार पुलिस के लिए। ओके।